हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूँ कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज के वीडियो का जो मेन मोटिव है वो ये है कि अर्नव में अभी क्या कमियां हैं, ये ऑटिज़म जर्नी अभी कहाँ तक पहुँची है, उसमें क्या कमियां हैं, क्या अभी किन चीज़ों पे हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं, सब कुछ आप इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि मैं कमेंट में भी देख रही हूँ, इट्स नेचुरल एज एन ऑटिज़म पेरेंट, हमेशा आपके दिमाग में यही चीज़ घूमती रहती है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर में क्या होगा, वो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये सवाल हर वक्त घूमता रहता है। जबकि ऑनेस्टली मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे दिमाग में अभी ये सवाल बिल्कुल भी मुझे अफेक्ट नहीं करता है गाइस। पता नहीं क्यों। आज से 2-3 साल पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी, लेकिन अभी ना जाने क्यों एक स्टेबिलिटी सी आ गई है, एक ठहराव सा आ गया है। मतलब उन चीज़ों पे अभी ध्यान ही नहीं जाता है कि आगे क्या होगा। मेरे माइंड में सिर्फ इतना है कि अगर हमारे एफर्ट्स सही होंगे, अगर हम लोग एक सही डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो कहीं ना कहीं तो हम लोग पहुंच ही जाएंगे। कोई ना कोई मंजिल तो मिल ही जाएगी, कोई ना कोई सक्सेस तो मिल ही जाएगी। तो इतना मन में थोड़ा सा एश्योरेंस है। और ये एश्योरेंस कहाँ से आता है मेरे मन में गाइस, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में इतना बुरा वक्त देखते हैं, मतलब वक्त मीन्स जहाँ पे आपकी ऑटिज़म जर्नी ऐसे लेवल से स्टार्ट होती है जहाँ पे आपका बच्चा कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। 2-3 साल तक जहाँ नॉर्मल बच्चे ऑलमोस्ट सब कुछ सीख समझ जाते हैं और आपका बच्चा उसे दीन दुनिया से कुछ लेना देना ही नहीं होता है। कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सबसे बुरा तो तब लगता है जब बच्चे को कुछ फिज़िकली प्रॉब्लम होती है और हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं और बच्चा बोल भी नहीं सकता है। तो तब इतना हेल्पलेस मतलब फील होता है कि क्या करें, कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो वो सब चीज़ों से जब आप निकल के ये लेवल पे आते हैं, अभी मैं डिस्कस करूँगी कि कैसे कैसे चीज़ें इम्प्रूव हुई और अभी कहाँ तक हैं। तो उनको देख के लगता है कि जैसे चीज़ें पहले से धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही हैं तो आगे भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो हमेशा मन में एक अभी हिम्मत सी बनी रहती है और एक सहारा है कि हाँ, ये जर्नी अभी रुकेगी नहीं, कहीं ना कहीं तो हम लोग पहुंच जाएंगे। नाउ बात करते हैं सबसे पहले अर्नव की लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग हमारे लिए अभी भी लैंग्वेज है। लेकिन मैं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ कि आप लोग बताइए कि ये हम लोग इसमें सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो गाइस, 3 साल तक अर्नव कुछ भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बोलता था। तो हालांकि वो जस्ट राइम्स, नंबर्स, अल्फ़ाबेट वही सब रिपीट करता था। जैसे आप लोग भी कमेंट में मेंशन करते हो कि मेरा बच्चा सब कुछ अल्फ़ाबेट ये सब कुछ रिपीट करता है, तो इट मीन्स उसका स्पीच था, हम ये बोल सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज नहीं था, कुछ भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं था। अर्नव ने अपनी स्टार्टिंग साइन लैंग्वेज से स्टार्ट की थी, यानी कि हर चीज़ को अगर उसको बताना है तो हमें हमारा ही हाथ पकड़ के वो उस चीज़ की तरफ लेके जाता था और पॉइंट करता था, और ख़ुद भी पॉइंटिंग नहीं करता था वो, तो उसको पॉइंटिंग कभी भी आई ही नहीं। तो अभी जब हम उसको बोलते हैं कि फिंगर से बताओ क्या चाहिए, तो अभी वो करता है फिंगर, लेकिन स्टार्टिंग में उसको पॉइंटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो वो काफ़ी टाइम तक उसी लेवल पे रहा था गाइस। मतलब हम बोल सकते हैं कि 3-4 ईयर्स तक, 5 ईयर्स तक थोड़ा उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा डेवलप होने लगा था। इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग इतना अच्छा नहीं था, बट थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया था उसमें। तो गाइस, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने अपनी ऑटिज़म जर्नी से फील की है, मेरा एक्सपीरियंस, कि गाइस मैंने देखा है कि जब तक इनको नीड महसूस नहीं होती है, जब तक इनको थोड़ा सा हम लोग मजबूर नहीं करते हैं, फोर्स नहीं करते हैं, तब तक ये बच्चे नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाते हैं। जैसे कि मैंने अर्नव में देखा था कि जैसे उसने फर्स्ट टाइम जब मुझे मम्मी बोला था 3-4 ईयर्स की एज में, उससे पहले वो भी नहीं बोलता था, तो वो भी उसने डायरेक्टली मुझे नहीं बोला था। ये स्टोरी मैंने पहले से डिस्कस करके रखी है, जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनके लिए,
कि जब हम लोगों ने उसको प्ले ग्रुप में डालने का ट्राई किया था, किसी क्रच में हम लोगों ने उसको डालने का ट्राई किया था, तो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम अननोन पर्सन के पास जब मैंने उसको छोड़ा तो अर्नव बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया और वो 2-3 घंटे तक उधर रोता ही रहता था। तो बहुत ज़्यादा घबराता था और बहुत ज़्यादा रोता था और वहीं पे वो रोते रोते मम्मी मम्मी बोलता था, लेकिन वो चीज़ मैंने कभी नहीं सुनी थी घर पे। वो वहाँ पे मुझे जो बच्चे होते थे और जो टीचर थी वही मुझे बताती थी कि वो मम्मी बोलता है। हालांकि मैं उस टाइम पे उस चीज़ पे कभी बिलीव नहीं करती थी कि वो मम्मी बोल सकता है, क्योंकि मैंने खुद घर पे कभी नहीं सुना था। एंड एक दिन मैंने घर के बाहर रह के उसको रोते रोते मम्मी बोलते हुए सुना, तो तब मुझे पता चला कि नहीं, वो मम्मी बोलता है। तो मीन्स जब उसको ज़रूरत नहीं थी, घर पे उसको कोई ज़रूरत नहीं थी, फर्स्ट टाइम जब वो अननोन पर्सन के पास गया तो उसको अपनी बात समझाने के लिए कि मुझे मम्मी चाहिए, तब उसने वो मम्मी वर्ड बोला। सेम सुशु पॉटी के लिए वो घर पे सीधा, मतलब सुशु तो वो खुद कर लेता था, बाथरूम में जाता था जब छोटा था, और पॉटी के लिए वो टॉयलेट के डोर के ऊपर खड़े होकर वहाँ पे फोर्स करने लगता था डोर को कि मुझे पॉटी जाना है, तो घर पे नहीं बोलता था वो। सेम जब प्री प्रेप स्कूल में स्टार्ट हुआ तो स्कूल में उसने बोला कि मुझे पॉटी आई है, तो वो चीज़ भी मेरे लिए स्ट्रेंज थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि घर पे नहीं बोलता है और वहाँ पे बोला उसने। तो मैं बार बार कंफर्म कर रही थी टीचर से कि क्या उसने बोला। उन्होंने बोला कि हाँ उसने बोला। तो ये चीज़ों से आप देखो कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बोलते नहीं हैं, लेकिन उनको पता है वो चीज़ें क्या हैं, लेकिन तभी बोलते हैं जब नीड महसूस होती है, जब आप उनके अगल बगल में नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं से हैबिट हो जाती है कि पेरेंट्स हैं वही संभालेंगे, क्योंकि पेरेंट्स मेरी साइन लैंग्वेज समझ आते हैं तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ उस टाइम पे समझ में आई कि अगर इसको वर्ड्स ये बोल सकता है और उसको समझ में भी आता है कि ये चीज़ क्या है, इट मीन्स ये बोल सकता है और मुझे इसको फोर्स करना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं इतने एफर्ट उसमें नहीं लगा रही थी बोलने के लिए। उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली जब भी वो किसी भी चीज़ के लिए साइन करता तो मैंने उसको हर बार फोर्स किया। शुरू में थोड़ा वो चिल्लाता था, रोता था कि नहीं बोलना है, लेकिन धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस कर स्टार्ट की कि हर चीज़ को तुम बोलो, और हर चीज़ को के पीछे मैं मम्मी लगाती थी कि बोलो मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी पानी, मम्मी बिस्किट, मम्मी ग्राउंड, मम्मी पार्क। तो इस तरह से जब मैंने बोलना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे अर्नव फ्रेश स्पीच पे आया, जिसमें हालांकि मुझे फिर 1 ईयर तक उसमें लग गया था। उसके बाद वो फ्रेश स्पीच पे आया, यानी कि 2 वर्ड का सेंटेंस उसने बोलना स्टार्ट किया था गाइस। तो एक चीज़ ये समझें, अगर आपका बच्चा भी ऐसा कर रहा है तो आपको उससे कंटिन्यूअसली रिपीट करके वो चीज़ें बुलानी पड़ेंगी, तो एटलीस्ट बच्चा फ्रेश स्पीच पे ईजिली आ जाता है। तो धीरे धीरे उसके बाद गाइस काफ़ी चीज़ें बदली, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने बुक्स से उसको, जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, क्या क्या बुक्स मैंने यूज़ की हैं, तो जैसे मैंने उसको डीपली लैंग्वेज के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, उसका नॉलेज बढ़ा, उसकी वोकैबुलरी बढ़ी, तो धीरे धीरे वो सेंटेंस पे भी आया 7-8 ईयर्स तक। अभी का जो लेवल है लैंग्वेज का, अभी मैं वो बताती हूँ आप लोगों को। तो अर्नव अभी अगर उसको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, फिजिकली अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, पेन है, किसी भी पार्ट में है, तो वो बता देता है, उसमें उसको प्रॉब्लम नहीं आती है। उसको अभी इमोशंस भी समझ में आते हैं, यानी कि हैप्पीनेस, सैडनेस या गुस्सा है तो वो चीज़ें भी समझ में आती हैं। अगर मैं इरिटेट हो रही हूँ तो वो चीज़ें भी उसको अभी समझ में आती हैं। कुछ चीज़ों पे के ऊपर सिलेक्टिव टॉपिक हैं जिनके ऊपर उसको बात करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे गाड़ी हो गया, खाना हो गया, घूमना हो गया, उसके ऊपर उसको बात करना बहुत अच्छा लगता है। कन्वर्सेशन की बात करें, उसको दूसरे लोगों में अच्छा खासा इंटरेस्ट है। जब भी हमारे घर पे कोई भी आता है या हम लोग किसी को भी फ़ोन करते हैं तो ज़रूर पूछता है कौन है, ये सब उसको जानना है। क्वेश्चन आंसरिंग में उसको ये क्या है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब का आंसर वो कर लेता है। हालांकि जो क्यों भाई का क्वेश्चन है वो अभी भी उसको डिफ़िकल्ट होता है, तो उसको अभी भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। हम खुद ही उसको पूछते हैं, रीज़न एंड देन आंसर बताते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ों का अभी क्यों में आंसर वो दे लेता है। लाइक जैसे आज आप स्कूल क्यों नहीं गए, मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि स्कूल में छुट्टी थी। आज आप क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि एग्ज़ाम फिनिश हो गया। तो ये सब चीज़ें मैं ही उसको सिखा रही हूँ। तो क्यों में अभी भी वो स्ट्रगल करता है इन क्वेश्चंस में।
काफ़ी बाहर अगर वो जाता है तो वो ब्रीफिंग भी कर पाता है कि उसने क्या क्या किया, क्या क्या चीज़ें देखी हैं। काफ़ी चीज़ों का उसको नॉलेज है कि हाँ मार्केट में क्या करते हैं, हॉस्पिटल में क्या करते हैं, घूमने जाते हैं तो क्या करते हैं, पार्क में क्या करते हैं, काफ़ी एडवांस उसको नॉलेज है उसमें। बट स्टिल इतना लैंग्वेज होने के बाद भी वो कन्वर्सेशन को कैरी नहीं कर पाता है। समटाइम्स अगर कोई पर्सन उसके साथ कन्वर्सेशन करता है तो समटाइम्स मैंने देखा बहुत सिंपल क्वेश्चन में भी कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाता है, तो समटाइम्स ब्लैंक भी हो जाता है, जैसे उसको कुछ पता ही ना हो, तो ऐसा भी होता है। या समटाइम्स उसको अगर समझ में नहीं आती है दूसरे पर्सन की बात तो वो भी रिपीट करता है बातों को। तो ये चीज़ों में मैं बोल सकती हूँ कि कम्युनिकेशन है, खुद का सब एक्सप्रेस करना है, एक लिमिटेड लैंग्वेज जो बोलते हैं वो सब उसमें है, लेकिन कन्वर्सेशन में अभी भी प्रॉब्लम है। और कन्वर्सेशन में हमारे बच्चों को प्रॉब्लम इसलिए आती है गाइस, क्योंकि ये जो कुछ भी वो बोलता समझता है उसका एक एक वर्ड पेरेंट्स उसके दिमाग में डालते हैं, वो सब मैंने उसको सिखाया है। बहुत कम ऐसी चीज़ें होंगी जो उसने खुद से ग्रास्प की हैं, लेकिन 90% चीज़ें जो हैं वो मैंने उसके दिमाग में डाली हैं, तो वो बोलता है, समझता है। लेकिन जब सामने वाला कोई अननोन पर्सन कन्वर्सेशन करता है तो वो आइडिया नहीं लगा पाता है कि हमारे बच्चे का लेवल कितना है, उसको कौन सी बात समझ में आएगी, कौन सी चीज़ का वो आंसर कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे बच्चों को कन्वर्सेशन में जो है वो प्रॉब्लम आती है। तो कन्वर्सेशन का मैं यही बोलूँगी कि हमारा फर्स्ट गोल होना चाहिए कम्युनिकेशन, कि अपनी नीड को एक्सप्रेस करना, कुछ सिंपल क्वेश्चन आंसर जो है उनका जवाब देना, प्रेजेंट टाइम में आप क्या कर रहे हो, ये सब चीज़ों को आंसर करना, कम्युनिकेशन हमारा फर्स्ट गोल होना चाहिए। कम्युनिकेशन ही वो बेस है। अगर बच्चा क्वेश्चन पूछना सीख जाता है तो डेफिनेटली, अभी जैसे अर्नब करता है, कोई चीज़ उसको बाहर समझ में नहीं आती है तो वो सीधा पूछ लेता है कि ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो खुद से नॉलेज ग्रैस्प करता रहेगा। तो हो सकता है कि कल को वो कन्वर्सेशन भी उसका जो है वो इम्प्रूव हो जाए। कन्वर्सेशन हो सकता है जब वो टीनेज के बाद 18, 19, 20 साल का हो, जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे उसको सिखाते जा रहे हैं, लाइक उसको हम लोग घर के मेंबर से, अदर मेंबर से बात करवाते हैं, फ़ोन पे एक कन्वर्सेशन कराने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है धीरे धीरे वो कन्वर्सेशन को भी समझे, तो ये इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि उसका लैंग्वेज का लेवल कितना है और कहाँ पे उसको प्रॉब्लम आती है, उसको करंटली क्यों, व्हाई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आता है, एंड कन्वर्सेशन में भी उसको प्रॉब्लम आता है। बाकी अभी इतना सुकून है कि खुद को वो एक्सप्रेस कर लेता है हमारे साथ भी, और अगर वो आपके साथ होगा तो वो आपको भी बोल देगा। अगर उसको कुछ चाहिए, उसको कुछ फील हो रहा है तो वो सेम चीज़ आपको भी कन्वे कर देगा। उसका वैसा नहीं है कि अगर मेरे साथ बोला तो दूसरे के साथ नहीं बोलेगा, तो वो करता है उन चीज़ों को। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस सेंसरी इश्यूज़ की। सेंसरी इश्यूज़ में अर्नब में स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट सभी सेंसरी इश्यूज़ थे। टॉय बार्किंग भी था उसका, विजुअल भी था उसका, टचिंग का भी था उसका, ऑडिटरी, वर्बल स्टीमिंग तो अभी भी है उसमें से। बाकी सारे जो सेंसरी इश्यूज़ हैं उसमें टचिंग और जो विजुअल का है, विजुअल का वो बहुत माइल्ड फॉर्म में है, अभी बहुत माइल्ड फॉर्म में है। मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा होता है ना कि बच्चे बिल्कुल मतलब जैसे गाड़ी के व्हील को देखते रहते हैं, फ़ैन को देखते रहते हैं, या बुक्स को, कोई पिक्चर बुक है तो उसकी तरफ घंटों देखते रहेंगे। तो अभी उसका वो नहीं है, बहुत माइल्ड लेवल में कभी कभी वो चीज़ दिखती है, लेकिन थोड़ा प्रेजेंट है, लेकिन सीवियर लेवल में बिल्कुल भी नहीं है। वो ऑलमोस्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि वो ना के ही बराबर है। अभी जो मेन सेंसरी इशू अर्नब में है वो है ऑडिटरी या फिर वर्बल स्टीमिंग का। तो उसका मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि उसको हम लोग कैसे हैंडल करते हैं और कैसे हैंडल करना है, वो वीडियोस आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो वर्बल स्टीमिंग का प्रॉब्लम अर्नब को अभी भी है। हालांकि वर्बल स्टीमिंग एज के साथ कम होती जाती है, क्योंकि बच्चे का जो मीनिंगफुल लैंग्वेज है वो बढ़ता जाता है। तो वर्बल स्टीमिंग बच्चे तभी करते हैं जब थोड़ा फ्री होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तभी वो उसको यूज़ करते हैं। तो धीरे धीरे वो चीज़ कम होती जाती है। तो हो सकता है कि अर्नब को म्यूज़िक, क्योंकि वो म्यूज़िक लवर है, तो म्यूज़िक से भी उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि म्यूज़िक काम डाउन करता है, ऑडिटरी डाइट उसको मिल जाती है, तो उससे थोड़ा वो सेटिस्फाई हो जाता है। हालांकि जब म्यूज़िक नहीं होता है
तभी मोस्टली वो वर्बल स्ट्रीमिंग करता है। तो वर्बल स्ट्रीमिंग का भी उसको प्रॉब्लम है। अब थर्ड नंबर पे आती है अर्नव की अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग डायरेक्टली रिलेटेड होती है लैंग्वेज के साथ। अगर लैंग्वेज अच्छा है, जितना लैंग्वेज अच्छा है उतना अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा होगा। अगर लैंग्वेज पुअर है तो अंडरस्टैंडिंग भी पुअर होगा। तो यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हो कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि लैंग्वेज कितना है तो उसी हिसाब से उसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो हम नहीं बोल सकते हैं कि उसकी एज अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग है, अभी भी नहीं है गाइस। एक 11 साल के बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग होता है लेवल, अगर मैं बोलूं कि वो बिल्कुल मैच करता है तो ये सही नहीं है, इतना उसका नहीं है अभी। तो बेसिकली अपनी नीड एक्सप्रेस करना और काफ़ी ज़्यादा अभी नॉलेज को, जो क्रियोसिटी है उसके अंदर, वो उसके अंदर है, चीज़ों को जानने की क्रियोसिटी, वो हमसे पूछता है और काफ़ी सारा नॉलेज वो ग्रास्प भी कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग जो है अभी भी एज अप्रोप्रिएट नहीं है उसमें। बिहेवियर इशू की बात करें गाइस, तो सम टाइम वो एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटमेंट संभालना उसके लिए सम टाइम मुश्किल हो जाता है। किसी चीज़ को देख के वो एक्साइटेड हो जाता है। हालांकि पहले तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था वो, जब भी कोई गेस्ट आते हैं या कोई ऐसा फेवरेट चीज़ देख लिया। तो अभी क्या होता है, स्टार्टिंग के वो 2-3 मिनट करता है, लेकिन जैसे ही मैं उसको बोलूँगी कि अर्नव बस करो और नहीं करना है अभी, तो वो थोड़ा सा अभी अपने आप को कंट्रोल कर लेता है उन चीज़ों को। तो एंड में मैं यही बोलूँगी गाइस कि बहुत स्लो इम्प्रूवमेंट होती है ऑटिज़म में। और एक बार कुछ चीज़ें जो स्टार्ट हो गई हैं, लाइक जैसे लैंग्वेज बच्चे का स्टार्ट हो गया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि अर्नव जैसे स्टार्टिंग में उसकी स्पीच और लैंग्वेज का जो हाल था कि मतलब उसको नॉलेज भी होता था, स्टिल वो बोलता नहीं था। तो यहाँ से एक बात पता चलती है कि अगर बच्चे का रिसेप्टिव लैंग्वेज है और उसकी स्पीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ओरल मोटर इश्यूज़ नहीं है, स्पीच उसका क्लियर है, तो बच्चा बाद में बोलता ही बोलता है। चाहे वो 5 साल में बोले, 6 साल में बोले, 7 साल में बोले। इवन तो ऑटिज़म में अभी ये भी देखा गया है कि 9 साल तक भी बच्चे लैंग्वेज डेवलप करते हैं। तो बच्चा ये श्योर है कि बच्चा बोलता ज़रूर है। तो उस चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेनी है। बाकी मैंने की पॉइंट आप लोगों को हमेशा यही बोला है कि बिहेवियरल इश्यूज़ को अगर हैंडल करना है, बिहेवियरल इश्यूज़ को अगर कम करना है, तो आपको अपने बच्चे को एंगेज करना आना चाहिए। अगर आप सही से एंगेज कर पा रहे हैं तो बिहेवियरल इश्यूज़ अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। उसके ब्रेन को आपको एक्टिव रखना है, ब्रेन को यूटिलाइज करना है, तो ही आप लोग बच्चे को शांत रख पाएंगे। तो आपने देखा होगा, अगर आपके बच्चे में 10-11 साल में अभी भी बहुत ज़्यादा बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, अभी भी वो आपके कंट्रोल में नहीं है, अभी भी बच्चा बाहर जाता है तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बच्चा आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ में कमी है गाइस, कि कहीं ना कहीं आप बच्चे के ब्रेन को यूटिलाइज करने में कहीं ना कहीं फेल हो रहे हो। तो वो चीज़ का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि अगर आप बच्चे को एंगेज करोगे तभी बच्चे का आपके साथ इंटरेक्शन बढ़ता है। कुछ भी चीज़ें आप सिखा रहे हो तो एवरी टाइम आप बच्चे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो और बच्चे को वो हैबिट पड़ जाती है। जब जैसे आप किसी चीज़ को बच्चे को सिखा रहे हो तो बच्चा आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, तभी तो वो उस चीज़ को सीखता है। तो धीरे धीरे हर जगह पे बच्चे को आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की हैबिट हो जाती है। तो अगर आप वो नहीं करेंगे, अगर आप बच्चे को पूरा दिन यूं ही छोड़ देंगे, तो फिर आप लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। सो आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को लग गया होगा अर्नव के लेवल का, उसमें क्या क्या कमियां हैं। तो आई थिंक आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। और जो भी आप अर्नव के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उनका भी आंसर मैं करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।